ट्रेन पर, बस पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं लगा सकते, लगाएंगे तो लग तो जाएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन वैल्यू उल्टा पुल्टा हो जाएगा। समझ में आया? तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट किस तरीके के ऑब्जेक्ट पे होगा? माइक्रोस्कोपिक। किस ऑब्जेक्ट पर होगा? ये बात समझ में आ गई ना सबको? तो अब देखो, तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होगा वो छोटा सा होगा। क्या होगा? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा? बोलिए। बहुत छोटा सा होगा ना। लिसन, तो यहां पर जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स वही वो पोजीशन है, डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा हम लोग बहुत छोटे से पोजीशन के लिए लिखते हैं। अच्छा, डेल्टा वी, तो डेल्टा वी वेलोसिटी होगा उस ऑब्जेक्ट का उस छोटे से पोजीशन में। आया ना मेरा बात समझ में? डेल्टा एम क्या होगा? डेल्टा एम उस ऑब्जेक्ट का मास होगा छोटे से पोजीशन में, और डेल्टा पी क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होगा उस छोटू से पोजीशन में। समझ में आया? तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम लोग कहाँ लगाएंगे? सड़क पर। कहाँ? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पर। कहाँ लगाएंगे? अरे सुनो ना मेरी बात, तो ये बात समझ में आया? अब देखो, अब यहाँ पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का हम फॉर्मूला लिखेंगे, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए सब कोई। तो अब सुनो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट छोटे से रीजन में। डेल्टा पी क्या है? मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट उस छोटे से पोजीशन में, माइक्रोस्कोपिक पोजीशन में। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट 4 है जो 3 के बाद आता है और 5 से पहले। अब पाई है जिसका वैल्यू होता है 3.14, मतलब 22/7, 22/7। समझ में आया? अब एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो सिंबल है ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इसका मतलब डेल्टा एक्स और डेल्टा पी आपको या तो h/4 पाई से बड़ा होगा या नहीं तो उसके बराबर होगा। कहने का मतलब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी कभी भी h/4 पाई से छोटा नहीं हो सकता। या तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी h/4 पाई से बड़ा होगा, ग्रेटर है ना, या नहीं तो उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा। समझ में आया? तो मैक्सिमम वैल्यू ग्रेटर देन h/4 पाई और मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, कभी भी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी h/4 पाई से छोटा, उसका मैक्सिमम वैल्यू h/4 पाई से बड़ा और मिनिमम वैल्यू उसके बराबर। समझ गए ना? तो ये मैथमेटिक्स में इस्तेमाल किया था। अब एक बात बताओ, डेल्टा पी के लिए क्या लिख सकते हो? तो मोमेंटम बराबर क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स और पी के जगह पे मोमेंटम हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा एम इंटू डेल्टा वी होगा ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4 पाई। अरे लिखेंगे ना जी, बोलो। तो अब एक काम करो, अब यहाँ पर इस m को कहाँ ले जाओ? m को नीचे ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा मेरा डेल्टा x इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई m। और इसको आप लोग को नोट कर लेना है। यही तुम्हारे एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 47 से लेकर के 48 में पूरा इलैबोरेट किया है। अब चलो, अब यहाँ पे हम लोग के टॉपिक का नाम क्या है? टू प्रूव इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। हमको ये प्रूव करके बताना है कि इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में नहीं है। तो देखो, थोड़ा देर के लिए हम लोग ये मान लेंगे कि इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में है। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे हम तुमको क्लास 10th याद कराते हैं, आप लोगों को क्लास 10th में आता था कि टू प्रूव √3 इज ए इर्रेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि √3 क्या है? इर्रेशनल नंबर। तो पहले तुम इसको लेट कर लेते थे कि ये रैशनल नंबर है, बाद में हमारा सपोजिशन रॉन्ग आता था तो खुद ब खुद समझ में आ जाता था, ओ हम जो माने थे वो गलत है। समझ में आया ना? अब जैसे तुम एक मामूली से आदमी को अगर तुम साइंटिस्ट सपोज कर रहे हो तो तुम उससे जो सपोजिशन करोगे तो कुछ दिन के बाद तुम्हारा सारा सपोजिशन क्या आ जाएगा? रॉन्ग आ जाएगा, मतलब वो आदमी साइंटिस्ट नहीं है। तो यही बात यहाँ पर है। तो हमको क्या प्रूव करना है? कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं है। तो पहले हम क्या मान लेंगे? कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है। तो पहले हम लोग मान के देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट द इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। हम लोग को क्या लेट कर लेना है? कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? बोलिए। तो हमको ये लेट कर लेना है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस में। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है तो मान के चलो कि ये एटम है और ये एटम का न्यूक्लियस, ठीक है, और ये एटम हो गया। तो एक बात बताओ, एटम के न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। कितना?
एटम के न्यूक्लियस का डायमीटर कितना होता है 10 टू द पावर -15 मीटर। तो उस सिचुएशन में अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हम मानते हैं तो उस सिचुएशन में यहाँ पर डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -15 मीटर हो जाएगा ना जी, क्योंकि एटम के न्यूक्लियस का डायमीटर कितना होता है 10 टू द पावर -15, क्योंकि डेल्टा एक्स क्या होता है पोजीशन, वो जगह जहां पर कोई प्रेजेंट है। तो अगर हम माने हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में है तो इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन हो जाएगा वो न्यूक्लियस के अंदर हो जाएगा ना, और न्यूक्लियस का डायमीटर कितना होता है 10 टू द पावर -15 मीटर, समझ लो ना। तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया पोजीशन हो गया उसका न्यूक्लियस। चलो उसके बाद अब यहाँ पर जैसा कि हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बोलिए मास होता है। H का वैल्यू कितना होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 होता है ना। तो चलो एक काम करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन का ना वेलोसिटी निकाल लेते हैं न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन का क्या निकाल लेते हैं और देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना आता है। तो हमको ये बोला गया कि ये प्रूफ कीजिए कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं है। तो उसके लिए हम मान लिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, उसके लिए हम मान लिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तो डेल्टा एक्स का वैल्यू इलेक्ट्रॉन का डायमीटर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, एच का वैल्यू इतना होता है, और हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अंदर क्या निकाल लेते हैं वेलोसिटी निकाल लेते हैं, और देखते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर मान लिए हैं तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना निकल करके आता है। तो चलिए कहानी को यहाँ पर से हम लोग शुरू करते हैं। तो एज वी नो डैट, जैसा कि हमको पता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, इज इक्वल टू ग्रेटर देन क्या होता है h/4πm होता है ना। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है डेल्टा वी निकालना है। तो डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू ग्रेटर देन क्या होगा h/4πm इंटू डेल्टा एक्स होगा बिना किसी इफ एंड बट के। तो अब यहाँ पर जरा डेल्टा वी का वैल्यू निकालो, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन क्या होगा, एच का वैल्यू होगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34। 4 के जगह पे 4 लिखेंगे, पाई के जगह पे 22/7 लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, और डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू है यहाँ पर 10 टू द पावर -15, बोलिए है कि नहीं है 10 टू द पावर -15 है ना। तो अब यहाँ पर अगर हमको डेल्टा वी को अगर बढ़िया से कैलकुलेट करना होगा तो डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34। अब देखो ना ये 10 टू द पावर -15 और 10 टू द पावर -31 नीचे से कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या होगा 10 टू द पावर +31 इंटू 10 टू द पावर +15 होगा। और नीचे में क्या बच गया, नीचे में बच गया 4 इंटू पाई के 22/7 को क्या लिख सकते हैं 3.14 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हाँ वो भी सही तरीका है। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो अब देखो अब यहाँ पे डेल्टा वी कितना आ जाएगा, चूंकि मेरा कैलकुलेटेड वैल्यू है क्या पे 9.1 नीचे में 9.1 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, अच्छी बात है। एक सेकेंड, तो अब देखिए और यहाँ पर एक छूट गया कितना 9.1, ठीक है। अब देखो अब सबको अगर सारे वैल्यू को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके डिवाइड देंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आ जाएगा, आप लोग घर पे भी कर सकते हैं इस चीज़ को 5.77 अप्रोक्स कितना आएगा 5.77 इंटू 10 टू द पावर 10। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में है तो उसका वेलोसिटी कितना आएगा 5.77 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर पर सेकेंड, या तो इससे बड़ा या तो उसके बराबर। तो अगर मिनिमम वैल्यू लेते हैं, अगर बराबर ही लेते हैं, अगर सपोज करते हैं कि डेल्टा वी क्या लेते हैं बराबर ही लेते हैं, हम ज्यादा नहीं लेते हैं, मिनिमम लेते हैं, बराबर लेते हैं, तो डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा 5.77 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर पर सेकेंड।
ये वैल्यू जो है ना लाइट के स्पीड से भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड किसका होता है? लाइट का स्पीड होता है। और लाइट का स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हम जानते हैं दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड लाइट के स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को मानते हैं कि वो एटम के न्यूक्लियस में है, तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी से भी क्या आ गया? ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा आ गया। तो इसका मतलब आवर सपोजिशन इज व्हाट? रॉन्ग। तो हमारा सपोजिशन क्या है? तो ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन को एटम के न्यूक्लियस में मानते हैं तो मिनिमम वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का कितना आएगा? 5.77 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, तो जो कि लाइट के स्पीड से बहुत ज्यादा है। और लाइट का स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी लाइट के स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में हो ही नहीं सकता। अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन का मिनिमम वेलोसिटी इतना होगा, तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो हेंस इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो याद रखना है कि अब यहाँ पे प्रूव हो गया ना, अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है कि आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस द इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होगा। चलिए अब इसको आप लोग नोट कीजिए, देख लो, एक बार सुन लो। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम ये प्रूव किए कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं है। पहले तो हम ये मान लिए कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन डेल्टा एक्स न्यूक्लियस का डायमीटर हो जाएगा। और हम अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकाल करके लाए, तो मिनिमम वैल्यू जो कि क्या हो जाएगा? 5.77 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, जो कि लाइट के स्पीड से बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कभी जिंदगी में न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? ऑर्बिट पर होगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? ऑर्बिट पर होगा। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? ऑर्बिट पे होगा। तो चलिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप लोग समझ गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे